इमेजिन करिए आप जा रहे हैं और रोड साइड पे एक गाड़ी है जिसमें आग लग जाती है और उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। वहाँ के आसपास के लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उस आग को बुझाने के लिए और उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। गुरु कृपा चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से हमने इनिशिएटिव लिया है और हमारे साथ है आज थाने के चीफ फायर डिपार्टमेंट के चीफ ऑफिसर मिस्टर गिरीश झलके जी। वेलकम गिरीश जी। नमस्कार। आप हमें बताइए कि आपकी आज तक की जर्नी के बारे में। मुझे इस ठाणे महानगर पालिका अग्निशमन सेवा में 31 साल हो गए हैं सेवा देते हुए, ठाणेकर जनता की सेवा करते हुए ठाणे महापालिका में। मैंने अपने करियर की शुरुआत यहाँ पे सब ऑफिसर पोस्ट जो होती है, अधिकारी के लिए सबसे पहली पोस्ट है वो, उस पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया था ये, और बढ़ते हुए स्टेशन ऑफिसर, डिविजनल ऑफिसर और डिप्टी चीफ ऑफिसर और अभी चीफ फायर ऑफिसर, इस पद पर मैं कार्यरत हूँ। ये पूरा मेरा जो जर्नी रही हुई है, इन विभिन्न पदों पे काम करते हुए 21 साल हो गए। आपकी सबसे पहली कॉल क्या थी जब आपने चालू किया? 1994 दिसंबर का महीना, 19 दिसंबर मुझे याद आता है अभी भी, जब मैंने ज्वाइन किया था। सर, जैसे आपने बताया आपको 31 साल हो गए थे, तो इस दौरान आपके पास कोई ऐसा इंसिडेंट है जो हुआ है और जो आपको अभी तक काफ़ी बड़ा इंसिडेंट रहा है? ऐसे बहुत सारे कॉल हैं जिस पे हमने काम किया हुआ है। जैसे सिर्फ हम, आप एक चीज़ समझिएगा कि अग्निशमन सेवा जो है वो सिर्फ आग पर ही काम नहीं करती है, बट ऐसी जगह पे भी काम करती है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, कुछ रोड एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी जगह भी हम काम करते हैं। बट हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, भिवंडी है या कल्याण है या इस तरफ सिलफाटा है या वसई विरार है, एक ज़माने में हम वहाँ भी सेवा दिया करते थे जब उनको हमारी सेवा की ज़रूरत पड़ती थी। When you go on a call, जब आप किसी सेफ्टी मेजर्स के लिए जाते हैं, किसी चीफ को बचाने के लिए या रेस्क्यू के लिए, तो उस समय आपकी टीम की सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम ऐसे कहीं भी ब्लाइंडली तो जाते नहीं हैं, तो अपनी सुरक्षा का भी हम ध्यान रखते हैं। तो पहले देखिएगा कि हम उस जगह पे जाके असेसमेंट करते हैं कि वहाँ पे धोखा क्या है, और उस धोखे को देखते हुए हमें किस तरह के पीपीई का इस्तेमाल करना हुआ है। गिरीश जी, जब कोई कॉल आता है तो द होल टीम इज़ वेरी, मतलब बहुत प्रेशर रहता है पूरी टीम, तो हाउ डू यू स्टे काम उस टाइम पे? मतलब कि एवरीबडी हैज़ टू वर्क टुगेदर, कामली आगे जाना है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि किसी भी आपत्ति में नॉर्मली जब सब पैनिक होते हैं तो हम बड़े शांत रहते हैं, लेकिन वो हमारा एक प्रशिक्षण का भाग है या ट्रेनिंग का भाग है, उसको कह लीजिए कि वहाँ यही सिखाया जाता है कि भाई आप आग से तो जूझना हमारी जिम्मेदारी है, तो उस वक्त आप कैसे अपने आप को शांत रखें। आजकल जैसे हम देख रहे हैं इन द सिटीज़ काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अबव 40, अबव 30, 40, जहाँ अगर आग लगती है तो आपको ऑब्वियसली एलिवेटर तो कोई यूज़ नहीं कर सकते, लैडर्स इतना लंबा जाते नहीं है, तो व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स टू गो अगर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं? नहीं, आपने एक बहुत अच्छे पॉइंट पे फोकस किया हुआ है इस वक्त। जैसे अब हम ठाणे शहर की बात करें तो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो हमारे लिए आज अत्यावश्यक होती जा रही है, इनएविटेबल है, मतलब उसके बिना हम अपना काम नहीं चला पाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन मुझे आपसे एक ही कहना है इस वक्त कि कुछ नियमों का पालन होता है, जो गाइडलाइन दी हुई है, जैसे हम उसको UDCPR कहते हैं और नेशनल बिल्डिंग कोड्स है, इन दोनों का संयुक्त स्वरूप से अगर आप देखें तो किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ उसमें गाइडलाइंस दी हुई है। टेक्नोलॉजी भी आगे बहुत बढ़ गई है, आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स में एक इवैक्यूएशन लिफ्ट भी है फायर के लिए। ऐसी कई चीज़ें हैं जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। आपने क्या देखा है कि ओवर द ईयर्स, जैसे इतने सालों में टेक्नोलॉजी किस तरह चेंज हुई है आपके डिपार्टमेंट में, या हाउ यू हैव यूज्ड इट आगे टू असिस्ट द रेस्क्यू? ये भी अच्छा सवाल है आपका। इसी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट और हमारा उससे कोप अप, मतलब उसका जो समतोल हमको रखना है, वो हम सारी कोशिश करते रहते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि जैसे हमारे पास गाड़ियां हैं, गाड़ियों में एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई कुछ ISO बने हुए हैं, इसके हिसाब से हम अपनी गाड़ियां डिज़ाइन करें। लेकिन जब हमने देखा कि भाई अगर अब हमारे पास उतनी बड़ी गाड़ियों के लिए कुछ नैरो लेंस में जाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने अपनी छोटी गाड़ियां रखी हुई है। कुछ ऐसा ड्रोन्स या रोबोट्स का कुछ इंट्रोडक्शन है इन दिस? ड्रोन मार्केट में आए हुए हैं, ऐसा जैसा आपने देखा हुआ कि बहुत सारे वीडियोस में ये सब दिखाया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो मतलब होना चाहिए उस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन हमें आज तक किसी ने दिखाया नहीं है। अगर
पेट्रोल पंप या कोई ऐसे हाईली इन्फ्लेमेबल एरिया में कुछ इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे केमिकल गैस लीक्स या केमिकल प्लांट्स या पेट्रोल पंप्स, तो उसके लिए क्या मेजर्स हैं? हमने पेट्रोल पंप में देखा होगा कि एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए रहते हैं, तो उन सारे एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हुए जैसे क्या होता है, आग लगी और आपने उस पर तुरंत एक्ट किया तो आग को वहीं के वहीं आप मिटिगेट कर पाते हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात वहाँ पे होती है, पेट्रोल पंप में कुछ आपके सूचनाएं लिखी हुई होती है जो पेट्रोल पंप के जो ओनर्स रहते हैं या कुछ जो चलाने वाले बंदे रहते हैं उनको कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे सिगरेट ना पीजिए, आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, ये सारी सूचनाएं आपको देते हैं। फिर भी हम बीइंग नागरिक उन सब सूचनाओं का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, तो कई बार इस वजह से भी घटनाएं हमने घटते हुए देखा हुआ है। तो मैं भी इस मंच से आपको विनती करूंगा कि नागरिकों ने इन सारी सूचनाओं का पालन करें। सर, हाउ वुड यू लाइक टू टेल हमारे व्यूअर्स को कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फायर जो जनरली ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अगर हम बात करें तो इसमें मैं इसको 2 कैटेगरी में ही डिवाइड करता हूँ। मतलब आग जो हम एक तो घर पे रहते हैं उसमें आग लगने के क्या कारण है, और दूसरी बात है कि आप अपने ऑफिस में रहते हैं, अपने कार्यालय में रहते हैं, वहाँ आग लगने के कारण क्या है। देखिए, कोई भी आग इमीडिएट ऐसे बस्ट होकर आपको तकलीफ में लाने की भूमिका में नहीं होती है, क्योंकि वो पहले आपको सिम्टम देती है। जैसे हम बोले हमारी ह्यूमन बॉडी है जिसमें सिम्टम का मतलब ये होता है कि भाई आपको कुछ शरीर में आपके तकलीफ है तो पहले बुखार आएगा, बुखार में आप डॉक्टर के पास अगर नहीं जाएंगे तो उसमें कोई गड़बड़ होती है, वो आपका आगे बढ़ता है। तो उस तरह ये मशीन का भी होता है। कार में आग लगने से पहले पक्का आपको ऐसा कुछ इन्फॉर्म करेगा कि एक बार गाड़ी बंद हो जाएगी या वायरिंग में शॉर्ट होना होगा तो उसकी जलने की बदबू आएगी। इन सब चीज़ों को आप नेग्लेक्ट ना करें। गिरीश जी, जब आपके यहाँ पे कोई कॉल आता है आपके डिपार्टमेंट में, तो हाउ डू यू नेटवर्क बिटवीन योर टीम मेंबर्स या जो बाकी की टीम्स हैं उनके साथ में, या आप आउट ऑफ योर डिपार्टमेंट अगर आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी साथ कोऑर्डिनेट करना रहता है, तो ये सब कैसे चलता है? हाउ डू यू नेटवर्क? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहले इस माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त ठाणे शहर के नागरिकों की सेवा करने के लिए हमारे 9 अग्निशमन केंद्र अलग अलग लोकेशन पे कार्यरत हैं। अगर हम ठाणे शहर की बात करें तो इस तरफ ओड़ा अग्निशमन केंद्र है, देन बालकोम अग्निशमन केंद्र है, पाखड़ी अग्निशमन केंद्र है, और वागड़े स्टेट अग्निशमन केंद्र है, पोपरी अग्निशमन केंद्र, फिर जवाहरबाग अग्निशमन केंद्र, और मुमरा और सिलफाटा। अगर हमारा ठाणे महानगर पालिका के क्षेत्र का अगर आप विस्तार देखते हैं तो मुमरा, दीवा, सिलफाटा इस तरफ भी है। तो मुमरा अग्निशमन केंद्र मुमरा के लिए, और सिलफाटा जो उस तरफ जगह का एरिया है, उस तरफ का जो एरिया है। इसके व्यतिरिक्त हमारे कुछ बीट फायर स्टेशन है जो हमारा कलवा हॉस्पिटल में है इस वक्त, शिवाजी छत्रपति हॉस्पिटल जो हम बोलते हैं वो वहाँ पर है। इसके व्यतिरिक्त दीवा में एक है और एक पारसिक में है जो खारेगांव एरिया को कवर करता है। तो इस तरह हमारे 9 अग्निशमन केंद्र और 3 बीट फायर स्टेशन इस वक्त काम कर रहे हैं। अब जो आपका सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि इसको आप जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर एजेंसीज, धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इस माध्यम से कि गुरु कृपा चैरिटेबल फाउंडेशन ने आज ये इनिशिएटिव लिया। और पर्टिकुलरली मैं नहीं सोचता कि ये सिर्फ ठाणे की जनता के लिए ही रह पाएगा, ये ठाणे की जनता के लिए तो है ही है, लेकिन जो भी इसको सुने और इस विषय को बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि आपकी जान, ये आपकी जान की सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। इसलिए अगर आप नॉर्मली यहाँ तो सब रहने वाले जितने भी हैं वो ऊंची इमारत में रहते हैं, तो वहाँ की अग्नि सुरक्षा को कार्यान्वित रखें, और वहाँ के जो आपके जो नॉर्मली ये जो बिल्डिंग्स में लगे हुए डोर्स हैं, स्टेयरकेस नीट एंड क्लीन रखें, लॉबी क्लीन रखें। और इमेजिन करिए आप जा रहे हैं और रोड साइड पे एक गाड़ी है जिसमें आग लग जाती है और उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। वहाँ के आसपास के लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उस आग को बुझाने के लिए और उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। लोगों के इस जज्बे में अगर एजुकेशन और थोड़ी ज़्यादा हो जाए फायर सेफ्टी के लिए और थोड़ी और अच्छी नॉलेज मिल जाए तो लोग इसे और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। गुरु कृपा चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से हमने इनिशिएटिव लिया है और हमारे साथ हैं आज थाने के चीफ फायर डिपार्टमेंट के चीफ ऑफिसर मिस्टर गिरीश झलके जी। वेलकम गिरीश जी। नमस्कार। नमस्ते।
गिरीश जी, आप हमें बताइए कि आपकी आज तक की जर्नी के बारे में, जो आपने जब इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया वहाँ से लेके आज तक की जर्नी के बारे में आपकी हमारे साथ शेयर कीजिए। मुझे इस ठाणे महानगर पालिका अग्निशमन सेवा में 31 साल हो गए हैं सेवा देते हुए, ठाणेकर जनता की सेवा करते हुए ठाणे महापालिका में। मैंने अपने करियर की शुरुआत यहाँ पे एक सब ऑफिसर पोस्ट जो होती है, अधिकारी के लिए सबसे पहली पोस्ट है वो, उस पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया था ये, और बढ़ते हुए स्टेशन ऑफिसर, डिविजनल ऑफिसर और डिप्टी चीफ ऑफिसर और अभी चीफ फायर ऑफिसर, इस पद पर मैं कार्यरत हूँ। ये पूरा मेरा जो जर्नी रही हुई है, ये विभिन्न पदों पे काम करते हुए 21 साल हो गए हैं। सर, आपको याद है कि आपकी सबसे पहली कॉल क्या थी जब आपने चालू किया था? 1994 दिसंबर का महीना, 19 दिसंबर मुझे याद आता है अभी भी, जब मैंने ज्वाइन किया था और शाम का वक्त था, और मेरे ख्याल से 20 तारीख की शाम होगी। एक आपको शायद याद होगा कि कापुरबॉडी जो अपना जंक्शन है वहाँ पे क्रेन वाले हुआ करते थे, क्रेन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो क्रेन सर्विस होती है अपनी, उस सर्विस में एसिटिलीन सिलेंडर को आग लग गई थी। वो मेरे इसका सबसे पहला फायर कॉल था, क्योंकि जो उसमें बोलते हैं ना कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज, ये दोनों की जो टेस्टिंग मेरी पहली वहाँ पे हुई थी, जब हमें सिखाया जाता है कि ये सब आग जो बुझाना है वो किस ढंग से, तो वहाँ पे मेरे साथियों ने और जो मतलब लीडिंग फायरमैन और फायरमैन होते हैं उस आग को बुझाई थी। और मैं बड़ा उस समय पहला ही कॉल था, तो मैं थोड़ा सा डरा और सहमा हुआ सा था कि अब इसको कैसे टैकल करेंगे, लेकिन वो टैकल हो गया। तो वो मेरा सबसे पहला कॉल था। सर, जैसे आपने बताया आपको 31 साल हो गए हैं, तो इस दौरान आपके पास कोई ऐसा इंसिडेंट है जो हुआ है और जो आपको अभी तक मतलब काफी बड़ा इंसिडेंट रहा है आपके इस करियर में? हाँ, ऐसे बहुत सारे कॉल हैं जिस पे हमने काम किया हुआ है। जैसे सिर्फ हम, आप एक चीज समझिएगा कि अग्निशमन सेवा जो है वो सिर्फ आग पर ही काम नहीं करती है, बट ऐसी जगह पे भी काम करती है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, कुछ रोड एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी जगह भी हम काम करते हैं। तो आग पे तो मैंने बहुत जगह काम किया हुआ है, नॉट ओनली इन थाने, बट हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, भिवंडी है या कल्याण है या इस तरफ सिलफाटा है या वसई विरार है, एक ज़माने में हम वहाँ भी सेवा दिया करते थे जब उनको हमारी सेवा की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस वक्त मैंने हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सारी बिल्डिंग में कहीं भी आग लगी हो मैंने काम किया हुआ है उन सारी आगों पे। इसके व्यतिरिक्त एक्सीडेंट में भी काम किया हुआ है। बिल्डिंग कोलैप्स में हमने जो लोग उसके मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग रहते हैं उन सारे लोगों को निकालने में मदद करी है, डेड बॉडी रिकवरीज में मदद करी है, ये सारी जगह पर हमने काम। सर, जैसे आपने बताया कि आपका डिपार्टमेंट सिर्फ फायर रेस्क्यू नहीं और भी कई रेस्क्यूज में हेल्प करता है, और जहाँ पर भी लाइफ इन्वॉल्व है वहाँ पे यू आर देयर टू हेल्प देम आउट। तो ऐसे इंडिविजुअल अगर आपको यहाँ पे कोई कॉल आता है तो व्हाट इज द कॉल रिस्पॉन्स टाइम अराउंड, कि कितना टाइम यू टेक टू गेट देयर? नहीं, इसमें कैसा है कि ये रिस्पॉन्स टाइम फिक्स्ड है ऑलरेडी, कि शहरी भाग में जो हमारे मार्गदर्शक तत्व हैं जिसको हम गाइडलाइंस बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है, जो एक हमारी अग्निशमन सेवा की SFSC गाइडलाइन है, स्टैंडिंग एडवाइजरी फायर एडवाइजरी कमेटी की गाइडलाइंस है, उसमें उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है कि शहर में आपका रिस्पॉन्स कितना होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं। बट इस वक्त अगर आप शहर की हमारे जो हो रहा हुआ विकास है, मतलब रोड कंडीशंस देखिए, ट्रैफिक कंडीशन देखिए, सो इस वक्त ये करना पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। मेरे ख्याल से किसी भी सिटी में नहीं है, ना मुंबई में ये हो पा रहा है, ना ठाणे में हो पा रहा है, ना या दिल्ली में, कहीं भी ये चीज़ हम रिस्पांस जो टाइम दिया हुआ है उसको हम नहीं मेकअप कर पा रहे हैं। बस कुछ रिस्पांस टाइम से कुछ हायर साइड में हम हैं। When you go on a call, जब आप किसी सेफ्टी मेजर्स के लिए जाते हैं आगे, किसी जीव को बचाने के लिए या रेस्क्यू के लिए, तो उस समय आपकी टीम की सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स रहते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम ऐसे कहीं भी ब्लाइंडली तो जाते नहीं हैं, तो अपनी सुरक्षा का भी हम ध्यान रखते हैं। तो पहले देखिएगा कि हम उस जगह पे जाके असेसमेंट करते हैं कि वहाँ पे धोखा क्या है, और उस धोखे को देखते हुए हमें किस तरह के PPE का इस्तेमाल करना हुआ है, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं, जो हमारा गमबूट से शुरू होकर हमारे क्लोथिंग से लेकर हेलमेट और सेफ्टी गॉगल, और कहीं धुएं में हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है
तो उसके लिए ब्रीदिंग apparatus सेट, इन सारे बेयर मिनिमम जो सेफ्टी हमारे पास में इक्विपमेंट है, उस सारे पीपीई का इस्तेमाल हम करते हैं और उसके बाद ही उस जगह पे काम करते हैं। गिरीश जी, जब कोई कॉल आता है तो द होल टीम इज वेरी, मतलब बहुत प्रेशर रहता है पूरी टीम में, तो हाउ डू यू स्टे काम उस टाइम पे, मतलब कि एवरीबडी हैज टू वर्क टुगेदर, कामली आगे जाना है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस रहती है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि किसी भी आपत्ति में नॉर्मली जब सब पैनिक होते हैं तो हम बड़े शांत रहते हैं, लेकिन वो हमारा एक प्रशिक्षण का भाग है या ट्रेनिंग का भाग है, उसको कह लीजिए कि वहाँ यही सिखाया जाता है कि भाई आप आग से तो जूझना हमारी जिम्मेदारी है, तो उस वक्त आप कैसे अपने आप को शांत रखें। सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, उससे हम सीख जाते हैं कि भाई कैसे उस चीज़ को असेस करके हमको शांति से उस जगह पे काम करना। आजकल जैसे हम देख रहे हैं इन द सिटीज काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लाइक above 40, above 30-40, जहाँ अगर आग लगती है तो आपको ऑब्वियसली एलिवेटर तो कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं, लैडर्स इतना लंबा जाते नहीं है, तो व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स टू गो अगर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ? नहीं, आपने एक बहुत अच्छे पॉइंट पे फोकस किया हुआ है इस वक्त। जैसे अब हम ठाणे शहर की बात कर रहे हैं तो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो हमारे लिए आज अत्यावश्यक होती जा रही है, इनएविटेबल है, मतलब उसके बिना हम अपना काम नहीं चला पाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन मुझे आपसे एक ही कहना है इस वक्त कि कुछ नियमों का पालन होता है, जो गाइडलाइन दी हुई है, जैसे हम उसको UDCPR कहते हैं और नेशनल बिल्डिंग कोड्स है, इन दोनों का संयुक्त स्वरूप से अगर आप देखें तो किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ उसमें गाइडलाइंस दी हुई है। अगर हम बड़े तौर पे उसको समझें, ऐसा बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें देखिएगा जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है उस बिल्डिंग्स में 2 स्टेयरकेस दी हुई है आपको, 2 स्टेयरकेस जो एनक्लोज स्टेयरकेस कहलाती है, जिसमें दरवाजे लगे हुए होते हैं। अगर आप लॉबी और दरवाजे को मतलब अगर आप समझते हैं तो देखिएगा कि दरवाजा लगा हुआ है, वो दरवाजा हमेशा बंद स्थिति में होना चाहिए, तो वो बिल्डिंग सेफ है। मतलब आपको इवैक्यूएशन के टाइम में उस स्टेयरकेस से आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए उस स्टेयरकेस से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। ये एक पहली बात है। जैसा आपने कहा कि लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सारी लिफ्ट में ये मैसेज लिखा हुआ होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी यू शुड नॉट यूज एलिवेटर्स। बट अब कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कि फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट, तो उस लिफ्ट को भी अगर आप समझिएगा कि वो एक फायर टावर करके कंसेप्ट है, जिस फायर टावर में लिफ्ट और स्टेयरकेस दोनों एक ही साथ होती हैं, और उसमें अगर कैसी आग जैसी कोई विपत्ति आ गई और आपको वहां से सेफली आना है तो अंडर प्रॉपर असिस्टेंस यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट, या तो स्टेयरकेस तो है ही आपके लिए जहां आप आराम से स्टेयरकेस से आके आप अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपसे एक ही विनती करना चाहूँगा, जो इस माध्यम से हम नागरिकों से हम यही विनती करना चाहेंगे कि जो आपके स्टेयरकेस के दरवाजे हैं वो दरवाजे हमेशा आप बंद स्थिति में रखें। बंद स्थिति में रखेंगे तो वहाँ पे धुआं अंदर आपके स्टेयरकेस में नहीं जाएगा। हमने आमतौर पर ऐसा देखते हैं, हम लोगों को क्या बोलना चाहिए, अवेयर करने की बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं। जैसे वो ये एक प्रयोग आप कर रही हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो उस समय हम यही लोगों को बताते हैं कि भाई ये स्टेयरकेस बी ऑलवेज बी क्लोज। लेकिन लोगों को लगता है कि ये वेंटिलेशन के लिए है, ये हमारे घर में उजाला आने के लिए है, तो ये उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये आप समझिएगा कि ये आपके लिए सेफ रूट है। किसी भी फ्लोर पे अगर आग लग जाती है, अगर वो स्टेयरकेस का दरवाजा बंद होगा तो धुआं बिल्कुल भी स्टेयरकेस में नहीं आएगा। तो जो भी आपके ऊपर के फ्लोर वाले बंदे हैं जो नीचे आना चाहते हैं, उस परिस्थिति में वो सेफली वहां से इवैक्यूएट हो जाएंगे। इस तरह हम किसी तरह से भी जीवित हानि से हम बच पाएंगे। तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि जो भी ऊंची इमारतें हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, उसमें गाइडलाइन के हिसाब से आपको फायर फाइटिंग सिस्टम उस बिल्डिंग में इंस्टॉल की जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि नॉर्मली लोग उसको लाल पाइप बोलते हैं, कोई उसको गुलाबी पाइप बोलता है, जो हमारी फर्स्ट एड होजरी होती है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको समझना है, क्योंकि आप ऊंची इमारत में रहते हैं। जब हम किसी भी जगह होते हैं तो उस जगह का नियम आपको पालना जरूरी है। जैसे हम रास्ते पे चल रहे हैं, ट्रैफिक है, ट्रैफिक कंजेशन है, तो हम चाहते यही है ना कि भाई ट्रैफिक डिसिप्लिन मेंटेन करें तो भी हम सही ढंग से कुछ कर पाएंगे। तो ये डिसिप्लिन, ये जो शब्द है या अनुशासन जो है,
वो हम सभी को पालना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं कि सिर्फ ये अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, इस शहर के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने उस तरह की अग्नि सुरक्षा जो उनकी इमारत में दी हुई है उसको वो हमेशा कार्यान्वित एक्टिव मोड पे रखें। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण आपातकालीन या इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए आग संबंधी, तो उस मतलब सिचुएशन में वो सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करे, जिसका लाभ हमें भी मिल पाएगा, हम जल्दी से उसको मिटिगेट कर पाएंगे। बिल्कुल सर, जैसे आपने गिरीश जी आपने शेयर किया अभी कि टेक्नोलॉजी भी आगे बहुत बढ़ गई है। आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स में एक इवैक्यूएशन लिफ्ट भी है फायर के लिए। ऐसी कई चीज़ें हैं जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। आपने क्या देखा है कि ओवर द इयर्स, जैसे इतने सालों में टेक्नोलॉजी किस तरह चेंज हुई है आपके डिपार्टमेंट में, या हाउ यू हैव यूज्ड इट आगे टू असिस्ट द रेस्क्यू? ये भी अच्छा सवाल है आपका। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट और हमारा उससे कोप अप, मतलब उसका जो समतोल हमको रखना है वो हम सारी कोशिश करते रहते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि जैसे हमारे पास गाड़ियां हैं, गाड़ियों में एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई कुछ IS कोड बने हुए हैं, इसके हिसाब से हम अपनी गाड़ियां डिज़ाइन करें। लेकिन जब हमने देखा कि भाई अगर अब हमारे पास उतनी बड़ी गाड़ियों के लिए कुछ नैरो लेंस में जाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने अपनी छोटी गाड़ियां रखी हुई है ताकि हम नैरो लेंस में पहुंच सके और वहाँ इमीडिएट आपको सेवा दे सकें। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसमें उसको कनेक्टिंग हम दूसरा वाटर सोर्स से कुछ कर सकें। इस तरीके की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हम हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ सर्च कैमरेज हैं जिसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं या कुछ IT बिल्डिंग्स हैं, अगर वहाँ कहीं आग लग जाए तो फ्लोर प्लेट, यहाँ पे आपका ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत बड़ा होता है, तो उसमें पता नहीं चलता कि आगे का सोर्स कहाँ पर है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम वो सारे कैमरास का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे डिटेक्शन सिस्टम भी हमारे पास, मतलब जो इक्विपमेंट है वो हमने लिए हुए हैं। So now is the age कि आगे आगे टेक्नोलॉजी और बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा ड्रोन्स या रोबोट्स का कुछ इंट्रोडक्शन है इन दिस? ड्रोन मार्केट में आए हुए हैं, ऐसा जैसा आपने देखा हुआ कि बहुत सारे वीडियोस में ये सब दिखाया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो मतलब होना चाहिए उस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन हमें आज तक किसी ने दिखाया नहीं है। क्योंकि जो हमें फायर फाइटिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड प्रेशर, पानी के जो दबाव की आवश्यकता होती है, वो उस दबाव के साथ मैंने, या जो हमारी जो होजेस होते हैं जो नॉर्मली 63 mm का होज हम इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए, और उनको डिफरेंट ब्रांचेस लगाकर मैक्सिमम पॉइंट पे एटलीस्ट 3.5 kg/cm² जो दबाव की आवश्यकता होती है, या 2 पॉइंट है या उससे ऊपर, और हमको बड़ी आग को बुझाना है तो 4.5 kg/cm² प्रेशर है। इस दबाव के साथ किसी ने भी आज तक उस मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन हमें दिखाया नहीं है। तो बट आने वाला टाइम हो सकता है कि उसमें कोई डेवलपमेंट आए और उसका इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होगा उसका हम इस्तेमाल जरूर करेंगे। दूसरा, आपने जो पूछा कि इतनी बड़ी बड़ी लैडर नहीं है, लैडर हैं, लैडर की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो उन सारी लैडर का इस्तेमाल करके भी हम आग बुझाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 32 मीटर, 54 मीटर एंड 90 मीटर की हमारे पास में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और कंटेबल लैडर 32 मीटर की ये हमारे पास में है। ऐसी 3 गाड़ियां हमारे पास हैं जिसमें हम सर्टेन लिमिट तक, मतलब अगर 90 मीटर की बात करें तो 24 से 27 फ्लोर तक, और 32 मीटर की बात करें तो 10 फ्लोर तक, और 54 मीटर की बात करें तो 15 फ्लोर तक हम कुछ सर्टेन उसके पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों का ध्यान, रोड विड्थ की और मैनोवरेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसको बाहर से लोगों आग बुझा सकते हैं और एज वेल एज हम रेस्क्यू भी कर सकते हैं। सर दिस इज मतलब अभी तक हमने बिल्डिंग्स और कमर्शियल एरियाज के बारे में बोला है। अगर पेट्रोल पंप या कोई ऐसे हाईली इन्फ्लेमेबल एरिया में कुछ इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे केमिकल गैस लीक्स या केमिकल प्लांट्स या पेट्रोल पंप्स, तो उसके लिए क्या मेजर्स हैं? नहीं, देखिए, 2 चीज़ों को समझना होगा कि आग से, अब पेट्रोल पंप, कितनी बार आपने इस चीज़ को सुना है कि पेट्रोल पंप में आग लग गई है? बहुत रेयर टू रेयर केस में जो डिस्पेंसर जो होता है, से अगर आपने कभी पेट्रोल पंप देखा होगा ध्यान से, तो पेट्रोल पंप के सारे जो टैंक्स हैं वो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं। कहीं भी अबव ग्राउंड आपको टैंक दिखा नहीं होगा। तो अंडरग्राउंड टैंक में जहाँ से पंपिंग करके वो पेट्रोल आपको, डिस्पेंसर जो होता है जहाँ पे वो आपकी गाड़ी में डिस्पेंसर लगा के उसमें आपको पेट्रोल देता है,
वहाँ पे अगर वो जो कोई सी भी आग अगर लगती है, जिसको आप, जो मेन मुद्दा मैं आपसे बोलूँगा, आपने पेट्रोल पंप में देखा होगा कि एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए रहते हैं। उन सारे एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हुए, जैसे क्या होता है, आग लगी और आपने उस पर तुरंत एक्ट किया तो आग को वहीं के वहीं आप मिटिगेट कर पाते हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात वहाँ पे होती है, पेट्रोल पंप में कुछ आपके सूचनाएं लिखी हुई होती है, जो पेट्रोल पंप के जो ओनर्स रहते हैं या कुछ जो चलाने वाले बंदे रहते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे सिगरेट ना पीजिए, आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। ये सारी सूचनाएं आपको देते हैं, फिर भी हम बीइंग नागरिक उन सब सूचनाओं का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। तो कई बार इस वजह से भी घटनाएं हमने घटते हुए देखा हुआ है। तो मैं भी इस मंच से आपको विनती करूंगा कि नागरिकों ने इन सारी सूचनाओं का पालन करें। उसके बाद भी अगर घटना घटती है तो वो वहाँ उस क्षेत्र से आप तुरंत अलग निकल जाएं, अब अपने आप को सेव कर लें। वो सारी जिम्मेदारी हम पे छोड़ें और जो पेट्रोल पंप ओनर हैं उन पे रखें। ये आपने बहुत सही बात कही सर, बहुत अच्छी बात कही कि लोगों को अपने आसपास के वहाँ के रूल्स और वहाँ की जानकारी होनी चाहिए फायर सेफ्टी के लिए, जो एम्प्लॉयज हैं और जो रहने वाले हैं। बिल्कुल सर, इस दौरान आपके फायर फाइटिंग में आपको क्या फिजिकल ट्रेनिंग या मेंटल ट्रेनिंग के थ्रू यू हैव टू गो, कितने पीरियड के बाद में यू टेक ट्रेनिंग? नहीं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग के संदर्भ की अगर हम बात करें तो हमारा राज्य शासन जो है, महाराष्ट्र शासन जो है, उनके ट्रेनिंग सेंटर सांताक्रूज मुंबई में है। वहाँ पे ट्रेनिंग चलती है, जहाँ पे हम ट्रेनिंग के लिए, अपने प्रशिक्षण के लिए हमारे कर्मचारियों को और अधिकारियों को भेजते हैं। इसके अलावा हमें सेंट्रल लेवल पे, जो केंद्र सरकार की तरफ से हमारा एक राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर में है, वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स, हमारे कर्मचारी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और वो प्रोलॉन्ग पीरियड रहता है, 6 महीने या 5 महीने की ट्रेनिंग्स हैं वहाँ पे। और उस ट्रेनिंग के दौरान उन सारे मतलब जो सोल्जर्स हैं या जो हमारे फायरमैन हैं या ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेनिंग इस बात की ही दी जाती है कि वो फिजिकली कैसे फिट रहें, देन मेंटली कैसे फिट रहें, लोगों में कैसे जाके काम करें, क्योंकि ये तो हमारा लोगों से जुड़ा हुआ काम है। तो हमेशा लोगों के बीच जाके हमें काम करना होता है और उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई आपको ये किस तरह से इस पर काम करना है और किस तरह से आग को समझना है। सर, ये तो आसपास के लोकेशन की बात है। इसके अलावा इंटर स्टेट या ओवरसीज में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं व्हेन यू एक्सचेंज ट्रेनिंग के लिए? जी हाँ, बिल्कुल, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बट उस जैसे मान लो हम अगर देखते हैं तो यूके में बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं फायर सर्विस के लिए, और जगह जापान में है, यूएस में है, हर जगह। तो कुछ ऐसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स रहते हैं जिसके तहत वो कुछ कैंडिडेट को भेजते रहते हैं, जिसको हम ट्रेनिंग द ट्रेनर्स प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जिसमें वहाँ कुछ हमारे कैंडिडेट प्रशिक्षित होकर आते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे और जो नई टीम है उनको ट्रेनिंग देते हैं उस तरह। सर, हाउ वुड यू लाइक टू टेल हमारे व्यूअर्स को कि व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ फायर, जो जनरली ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अगर हम बात करें तो इसमें मैं इसको 2 कैटेगरी में ही डिवाइड करता हूँ। मतलब आग जो हम एक तो घर पे रहते हैं उसमें आग लगने के क्या कारण है, और दूसरी बात है कि आप अपने ऑफिस में रहते हैं, अपने कार्यालय में रहते हैं, वहाँ आग लगने के कारण क्या है। बस तो हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो तीसरा जो भाग है, उद्योग धंधे की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट थाना सिटी में अभी कोई भी इंडस्ट्री ऐसी रह नहीं गई है जहाँ पे आगी का धोखा हो। बाकी सारे जनरलाइज हैं, मतलब जिसको हम हमारे आग की भाषा में अगर बोलें तो वो क्लास ए कैटेगरीज में ज़्यादा है, जहाँ पे ऑर्डिनरी कंबस्टेबल मटेरियल में ही आग लगती है। जैसे सारी चीज़ें जलती हैं, आप मैं भी ज्वलनशील ही है अगर हमने उसकी प्रॉपर ये नहीं करी तो अगर आप देखते हैं घर में रहने वाला जो भी मटेरियल है वो सारी चीज़ें जलती है, जिसको हम बोले वुड, पेपर, आपके जो है ये क्लॉथ, ये सारी चीज़ें जलती है। तो इन सब चीज़ों को जितना आप मिनिमाइज कर सकें उतना अच्छा है। जैसे क्या होता है कि जैसे सोफे की हम बात करें तो सोफ़ा ऐसी चीज़ है कि पॉलीयूरेथान फोम से वो बना हुआ होता है। तो इन सब चीज़ों में जब लगी हुई आग लगती है तो उसमें से जो धुआं बाहर आता है वो बहुत टॉक्सिक होता है। तो अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के व्यतिरिक्त भी कुछ गैसेस रहती है जो आपके शरीर को तकलीफ देती है। तो इन चीज़ों को जैसे मिनिमाइज कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि घर हो गया तो घर में इंटीरियर डेकोरेशन। अब ये इंटीरियर डेकोरेशन ऐसी चीज़ है कि जितना आपका पॉकेट फुल होगा उतना अच्छा आप इंटीरियर डेकोरेशन करेंगे। तो मैं इस वक्त आपसे मैं यही विनती करना चाहूँगा इस माध्यम से कि इंटीरियर डेकोरेशन आप करें लेकिन उसका फायर लोड ना बढ़ाएं।
फायर लोड ना बढ़ाने से मेरा मतलब ये है कि जितना आप फायर लोड बढ़ाएंगे, ऐसी कोई घटना घटती है तो वहाँ पे हमें आग बुझाने में भी तकलीफ होगी और आपको खुद को वहाँ से इवैक्यूएट करने में भी तकलीफ होगी। और दूसरी बात, इंटीरियर डेकोरेशन करते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि आपने फायर रिटार्डेंट मटेरियल या फायर रेजिस्टेंट मटेरियल इसका इस्तेमाल आपने वहाँ पे किया है या नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। कुछ पेंट्स अवेलेबल है जिसके लगाने से आप जो आग लगने की प्रक्रिया है वह उसकी गति जो है वो कम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पार्ट जो है, अगर आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो आपका हमारा जीवन नहीं है, बट मेरा आपसे यही विनंती रहेगी कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपके घर में जो भी उपकरण इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल आप सही ढंग से करें। पहले तो ये आप देखिएगा कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण लगने वाले हैं उसके लिए आपके घर में आ रहा हुआ जो इनकमिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो उसको उस लोड को वो प्रॉपरली मैच कर रहा है या नहीं। जैसे मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर जब हम घर खरीदते हैं पहले तो हमारे घर में एक एयर कंडीशनर होता है, तो उस एक एयर कंडीशनर के हिसाब से आपके घर का फायर लोड फायर जो आपका इलेक्ट्रिकल लोड है वो डिजाइन हुआ होता है। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो आर्थिक संपन्नता आपकी आती है और वो भी सही शब्द नहीं होगा, आर्थिक संपन्नता से ज़्यादा अच्छा शब्द ये है कि भाई आज हम इस वातावरण में रहना है। तो आप समझ रहे हैं कि मार्च का महीना आने वाला है, तो मार्च से लेकर जून तक आपको पता है कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 के आसपास पहुंच जाता है। तो उस टेम्परेचर में हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं, तो हमारे एयर कंडीशन की और ज़रूरत होती है। तो एक की जगह हमारे पास 2 या 3 एयर कंडीशन हो जाते हैं। तो उस समय उस लोड को कूप अप करने के लिए आपके पास वो विद्युत जो पुरवठा हो रहा है, आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, तो लोड को वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों को देखिए। तीसरी चीज़, जो आपके यहाँ एमसीबी लगे हुए हैं या ईएलसीबी लगे हुए हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, इसका भी टेस्टिंग आप देखते रहिएगा। नहीं तो नॉर्मली हमारी टेंडेंसी होती है कि कोई प्रॉब्लम आया, हमने वायरमैन को बुलवा लिया और वायरमैन को कहा यार देख ऐसा हो रहा था, इसको कुछ कर, तो वो बंदा बाईपास कर देता है और वो सारी चीज़ें आपकी खराब होने की उसमें आ जाती है। चौथा मुद्दा, जब इस पूरे अगर हम बात कर रहे हैं तो घर से निकलकर बाहर जाने, मतलब आज हम सभी घर में जो व्यक्ति हैं तो सारे काम पे जाने की हमारी एक दौड़ा भागी का जीवन यहाँ पे है। तो जैसे ही अब सवेरे हम उठते हैं वहाँ से हमारे सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चालू हो जाते हैं, गीज़र, टोस्टर, आपका क्या बोलना चाहिए, ओवन, ये सारे इलेक्ट्रिक फिटिंग्स आपकी चलते रहती है। वैसे एयर कंडीशनर और उसमें चल रहा हुआ होता है, वॉशिंग मशीन चल, तो इलेक्ट्रिक लोड कितना, उस एक साथ आप कितना लोड यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको देखिएगा। इसका कैलकुलेशन आपको आपके इलेक्ट्रिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे करवा कर ही इन उपकरणों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी बात इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई ऐसी है, मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट। होता क्या है कि जैसे मान लो अभी देख रहे थे आपकी जनवरी महीने तक हमारे यहाँ ठंड थी, तो ठंड में हमने एयर कंडीशनर बंद रखे हुए थे सारे। अब अचानक 2-4 दिन से ही आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर में फर्क आया हुआ है या फ्लक्चुएशन है, तो हमें एक ऐसी मन में बात आ रही है कि एयर कंडीशनर चालू करना चाहिए, या किसी ने चालू भी कर दिया होगा। तो उस एयर कंडीशनर को चालू करते वक्त हमने उसको मेंटेन तो किया नहीं है, उसका मेंटेनेंस तो देखा नहीं है। तो मेरी आप सभी से विनती यही रहेगी कि इस माध्यम से कि जो सारे इक्विपमेंट हैं उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप साल में 2 या 3 बार अच्छे ढंग से करवाएं, ताकि वो आपके लॉन्गर सर्विस आपको इक्विपमेंट आपको दे सके और वो फायर सेफ भी रहे। क्योंकि हमारे इन दिनों ही हम देख रहे हैं कि मीटर रूम में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है या इंक्रीज हुए हैं रेट, और ये एयर कंडीशनर में आग लगने की घटनाओं में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो ये एक बात है। अब ये तो हुई बात की घर की बात, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो गैस, जो हम जिस एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पे खाना बनाते हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे खाना बनाते हैं या एमजीएल की गैस, पाइपलाइन गैस जो है उस पे। तो इसमें मैं आपको एक आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो एमजीएल की गैस है वो सबसे सुरक्षित गैस है। उसका कारण यह है कि वो हवा से हल्की है, तो जब भी वो गैस लीक होती है वो हवा में डिसअपेयर हो जाती है। मतलब जो हमारी भाषा में, मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बताना चाहूँगा तकनीकी तौर पर, वो एयर फ्यूल मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं, और इट्स रिक्वायर ओनली द स्पार्क ऑफ सोर्स ऑफ इग्निशन, जिसको हीट बोलते हैं हम। तो वो चीज़
प्रॉपर मिक्सचर वहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हवा से हल्की होने की वजह से वो डिसअपेयर हो जाती है। लेकिन एलपीजी के बारे में हम जानना जरूरी है कि एलपीजी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिलेंडर का, तो उसकी सुरक्षा आपको समझनी चाहिए। एलपीजी के लीकेज का गंध आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ कहीं भी वो लीक हुई है तो उस स्मेल को आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि दिस इज अ लीक ऑफ एलपीजी समवेयर। तो वो आपके घर में हो या आपके पड़ोसी के घर में हो, पक्का समझिए उस बात को, और उस चीज से आप अपने आप को भी आगाह रखिए और आपके पड़ोसी को भी उसकी जानकारी दीजिए। अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो यू जस्ट चेक इट कि यहाँ कहीं हुआ तो है या नहीं करके, क्योंकि एलपीजी इज मोस्ट डेंजरस बिकॉज ये हवा से भारी हुई होती है और ग्राउंड पे सेटल होती है। तो आग लगने की घटनाओं में से अनेक घटनाएं आपने सुनी होगी कि जिसमें ये सारी चीजें आपको जान धोखे में डाल सकती है। तो घर की सुरक्षा के बारे में इतना देखना आपको बहुत जरूरी है। इतनी चीजें अगर आप समझते हैं तो बहुत, जब भी आप घर से बाहर निकले सारे विद्युत उपकरण, सारे एलपीजी गैस, इन सब सारी चीजें बंद कर लिए कि नहीं, इसकी आप खबरदारी लें। बस ये सारे मतलब यहाँ पे कुछ मैं घर में जो अपना कॉम्बिनेशन होता है, हमारा जो परिवार होता है जहाँ पे पति पत्नी बच्चे या पति पत्नी उनके माता पिता, तो उनमें से कोई ना कोई ये जवाबदारी पक्का ले कि भाई हम घर से बाहर जा रहे हैं तो बेटा ये बंद कर लिया कि नहीं, वो बंद कर लिया कि नहीं, वो खुद भी देख ले या किसी को बोल के उस चीज़ की खबरदारी ले। तो इन सारी घटनाओं को हम बहुत कम कर पाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि लोग घर से बाहर चले जाते हैं और वो टीवी का स्विच बंद नहीं किया, पावर फ्लक्चुएशन हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुए और टीवी में आग लग गई और सारी घर का सत्यानाश होता हुआ हमने देखा। सो ये मेरी आपसे इस माध्यम से विनती रहेगी कि लोगों से इन चीज़ों के बारे में जागरूकता निर्माण हो। जो चौथा मुद्दा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आपके यहाँ आगे के जो उपकरण हैं, जितने भी मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपने लगा रखे हैं, जो एयर कंडीशनर है, ओवन है, गीजर है, इन सारी चीज़ों का, और भी इक्विपमेंट जो है, वॉशिंग मशीन है, इन चीज़ों का मेंटेनेंस बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम हमेशा थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं उस तरह। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कि अभी गर्मी अभी पड़ने लगी है, 2-3 दिन से अगर हम देख रहे हैं तो वातावरण में थोड़े से बदल आए हुए हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम भी एयर कंडीशनर का इस्तेमाल हम चालू करें। तो मुझे ये बताइए कि अभी तक तो ठंड पड़ी हुई थी, आपका सारा एयर कंडीशनर बंद था, तो अचानक से अगर आप उस एयर कंडीशनर को स्टार्ट करने जाते हैं तो हो सकता है कि उस जगह ऐसी घटनाएं हमने देखी हुई है, किसी चिपकली ने अंडे दे दिए हुए हैं, जो रोडेंट क्लास जिसको हम बोलते हैं, किसी चूहे ने घुसकर उसकी वायर काट ली है। इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है और वहाँ पे उस विद्युत उपकरण में फॉल्ट निर्माण होता है और वो खराब हो जाता है और उस समय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटनाएं हमने देखी है। तो मेरी आपसे विनती रहेगी, कोई भी हो, जितना भी आप इलेक्ट्रिकल लोड आपका बढ़ने वाला है, तो आप अपने घर से लेकर आपके इमारत के मीटर रूम तक, जो नॉर्मली आपकी जिम्मेवारी नहीं होती है, लेकिन मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो वहां पे आप एक कलेक्टिव एफर्ट्स आपके होना जरूरी है। आपके सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी है, आप हो, उसके मेंबर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेंटेनेंस भर दिया है और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। तो उस वहां पे लगी हुई विद्युत सुरक्षा, आपकी अग्नि सुरक्षा, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने की आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्स होना जरूरी है। तभी वो बिल्डिंग एक हेल्दी वेल्दी रहेगी और किसी भी आपत्ति में आप अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। तो मेरा ये कम कर पाएंगे। तो मेरा आपसे यही विनती रहेगी, आप अपने घर के जो इक्विपमेंट है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करवा लें जब उसको फिर से चालू करना है। तो वैसे ही अगर आप देख लें कोई लूज कॉन्टैक्ट है तो उसके लिए आप अपने इमारत के चेयरमैन सेक्रेटरी उनको बोलिए कि भाई किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाले की, इलेक्ट्रिकल जो इसमें फील्ड में काम करने वाला जो बंदा है वो आगे देख जाए और मीटर रूम में सारे वायर अच्छे से ढंग से टाइट है या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो भी फॉल्ट होते हैं वो नॉर्मली लूजनिंग कॉन्टैक्ट, जो हमारा कॉन्टैक्ट लूज होता है उस वजह से ही वहाँ पे होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से करवा ले तो आप अपने आप को उस बिल्डिंग में सेफ पाएं। गिरीश जी, अगर कहीं आग लगती है किसी गाड़ी में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? उसके लिए हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि हम ये भी आजकल देख रहे हैं कि सड़कों पे हम चल रहे हैं और अचानक कार में आग लग गई। इस तरह की हमारे पास में बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, या आपने भी ऐसे वीडियो सबने देखे होंगे कि आग लग गई है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि नॉर्मली हमारे यहाँ जो व्हीकल्स अभी चल रही हैं वो 4 प्रकार के फ्यूल पे चल रही हैं। पहला फ्यूल है आपका डीजल पेट्रोल,
या तो डीजल गाड़ी होगी या तो पेट्रोल गाड़ी होगी या तो फिर वो गैस पे चलने वाली होगी जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, बराबर है। और चौथा जो है वो अभी एक नया प्रकार जो ऐड हुआ है जिसको हम ईवी बैटरी बोलते हैं, जो पोल्यूशन फ्री के नाम से अगर आप समझ रहे होंगे, वो ईवी बैटरीज पे गाड़ियां चल रही है। तो जब भी कुछ ऐसी आग की घटनाएं होती है और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो सबसे पहले मैं अपने ऑफिसर से पूछता हूँ कि वो व्हीकल जो है वो कौन सा व्हीकल है, मतलब इधर इट इज ईवी व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल और सीएनजी व्हीकल, क्योंकि तीनों के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं। क्योंकि देखिए, पेट्रोल टैंक फटेगा तो आपको तकलीफ हो सकती है, सीएनजी फूटेगा तो तकलीफ हो सकती है, ईवी का कुछ होगा उसके कुछ अपने अलग प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से हमें डील करना होता है। जो आपका सवाल है कि जब हम ऐसा जा रहे हैं और हमारी फैमिली हमारे साथ है, तो आपको पहले मैंने जैसा कहा ना कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि देखिए, कोई भी आग इमीडिएट ऐसे बस्ट होके आपको तकलीफ में लाने की भूमिका में नहीं होती है, क्योंकि वो पहले आपको सिम्टम देती है। जैसे हम बोले ना, हमारी ह्यूमन बॉडी है जिसमें सिम्टम का मतलब ये होता है कि भी आपको कुछ शरीर में आपके तकलीफ है तो पहले बुखार आएगा, बुखार में आप डॉक्टर के पास अगर नहीं जाएंगे तो उसमें कुछ गड़बड़ होकर वो आपका आगे बढ़ता है। तो उस तरह ये मशीन का भी होता है। कार में आग लगने से पहले पक्का आपको वो ऐसा कुछ इन्फॉर्म करेगा कि एक बार गाड़ी बंद हो जाएगी या वायरिंग में शॉर्ट होना होगा तो उसकी जलने की बदबू आएगी। इन सब चीज़ों को आप नेग्लेक्ट ना करें। उसके बाद भी अगर आग लग गई, मतलब इन चीज़ों को आप नहीं समझ पाए और आग लग गई, गाड़ी बंद करिए, गाड़ी बंद करके पहले चारों दरवाजे खोल दीजिए और आप फटाफट वहाँ से बाहर हो जाएं। और जो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ जो बंदा है, देखिए क्या होता है, ये जो डैमेज को मिनिमाइज करना भी हमको आना चाहिए। तो आपको अगर पता है ये सब काम आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा बोनट उठाने वाला और मेरा डिक्की खोलने वाला पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है। जब आप जो भी कार आप या जो भी व्हीकल आप ड्राइव करते हैं, आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि क्योंकि आप पेट्रोल भरने जाते हैं तो पेट्रोल का स्विच आपको समझ में आता है, तब जाके वो पेट्रोल या कोई भी फ्यूल आप भरने जाते हैं तो जो कैप लगी हुई रहती है उसको खोलना होता है, बाद में वो अपना वो इनपुट डालता है और फ्यूल भरता है। तो वो अगर आपको पता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेरा बोनट खोलने का बटन कहाँ पे दिया हुआ है या मेरा डिक्की खोलने का बटन कहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो ये चीज़ों से क्या होगा कि जैसे अगर ये खुला हुआ रहेगा तो आप उसको, जो आपका जो सवाल में ऐड था कि भाई जो आपको आजू बाजू के वहाँ के जो लोग आते हैं हमसे पहले, तो वो लोग भी आपको मदद कर सकते हैं, डेफिनेटली मदद कर सकते हैं, क्योंकि आग वो छोटी सी होती है, थोड़ा पानी मार दिया, कुछ कर दिया तो भी वो आग बुझ सकती है। और कुछ सीएनजी सिलेंडर्स गाड़ियों में एक्सटिंग्विशर भी आपके कार में लगे हुए आ रहे हैं, जो ड्राइवर के बाजू वाली जो सीट है उस सीट के नीचे एक्सटिंग्विशर होता है, एक्सटिंग्विशर रखा हुआ होता है। तो अगर आपको वो एक्सटिंग्विशर निकालना और एक्सटिंग्विशर चलाना, क्योंकि मैंने ये देखा है कि वो जो एक्सटिंग्विशर फिक्स है वो अगर उसको निकालना ही आपको पता नहीं है तो आप उसको निकाल ही नहीं पाएंगे उस सीट से, और उतना समय आपके पास में होगा नहीं, क्योंकि आग का जो तेजी से जिस ढंग से बढ़ेगी उस समय आप अपने आप को सेफ नहीं रख पाएंगे। तो ये चीजें शांति प्रक्रिया, जैसे अभी शांति का दौर है, तो उस समय आप ये कभी तो देखिए कि वो सिलेंडर दिया हुआ है तो उसको मैं निकाल कैसे पाऊंगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसको निकाल पाएंगे। तो वो ड्राइवर सीट के बाजू वाली जो सीट होती है उस सीट के नीचे वो एक्सटिंग्विशर लगा हुआ होता है, तो उसको निकालिए और कभी तो उस एक्सटिंग्विशर को समझने की कोशिश करिए। इन सारी चीज़ों की अगर आप खबरदारी लेंगे तो डेफिनेटली मैं सोचता हूँ कि आप अपनी कार को भी सेफ कर पाएंगे और आपकी फैमिली को पक्का सेफ रहे। ये बात आपने बहुत अच्छी कही गिरीश जी की हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए और अपने आसपास की और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की समझ भी होनी चाहिए फायर सेफ्टी के लिए। जी गिरीश जी, जब आपके यहाँ पे कोई कॉल आते हैं आपके डिपार्टमेंट में, तो हाउ डू यू नेटवर्क बिटवीन योर टीम मेंबर्स या जो बाकी की टीम्स हैं उनके साथ में, या आउट ऑफ योर डिपार्टमेंट अगर आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी साथ कोऑर्डिनेट करना रहता है तो ये सब कैसे चलता है? हाउ डू यू नेटवर्क बिटवीन? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहले इस माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त ठाणे शहर के नागरिकों की सेवा करने के लिए हमारे 9 अग्निशमन केंद्र अलग अलग लोकेशन पे कार्यरत हैं। अगर हम ठाणे शहर की बात करें तो इस तरफ ओड़ा अग्निशमन केंद्र है, देन बालकुम अग्निशमन केंद्र है, पाखड़ी अग्निशमन केंद्र है और वागड़े स्टेट अग्निशमन केंद्र है, कोपरी अग्निशमन केंद्र,
फिर जवाहर अग्निशमन केंद्र और मुंब्रा और सिलफाटा। अगर हमारा ठाणे महानगर पालिका के क्षेत्र का अगर आप विस्तार देखते हैं तो वो मुंब्रा, दीवा, सिलफाटा इस तरफ भी है। तो मुंब्रा अग्निशमन केंद्र मुंब्रा के लिए, और सिलफाटा जो उस तरफ जगह का एरिया है, उस तरफ का जो एरिया है। इसके व्यतिरिक्त हमारे कुछ बीट फायर स्टेशन है जो हमारा कलवा हॉस्पिटल में है इस वक्त, शिवाजी छत्रपति हॉस्पिटल जो हम बोलते हैं वो वहाँ पर है। इसके व्यतिरिक्त दीवा में एक है और एक पारसिक में है जो खारेगांव एरिया को कवर करता है। तो इस तरह हमारे 9 अग्निशमन केंद्र और 3 बीट फायर स्टेशन इस वक्त काम कर रहे हैं। अब जो आपका सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि इसको आप जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर एजेंसीज, ये जो आपका जो सवाल है वो इस तरह का है, मैं सही कर रहा हूँ? हाँ। सो इसको हम ऐसे समझते हैं कि देखिए हमारा कंट्रोल रूम जो है, जो मुख्य नियंत्रण कक्ष जो है, वो इस वक्त पाचपाखाड़ी अग्निशमन केंद्र के फर्स्ट फ्लोर पे कार्यरत है। अगर कोई भी इमरजेंसी, नॉर्मली जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो इस वक्त टेलीफोन ही है, जिसमें लोग टेलीफोन से हमें बताते हैं कि मोबाइल फोन हो या लैंडलाइन हो, जैसा भी, कि फला जगह पे ये आग लगी हुई है। तो हमारे जो नियंत्रण कक्ष में बैठे हुए जो ऑपरेटर्स हैं या जो हमारे जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो क्षेत्र है वो किस फायर स्टेशन से पास होगा, विच वन इज द नियरेस्ट लोकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर अटेंडिंग टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो सपोज हम ये सोचते हैं कि अगर बागला स्टेट में कोई घटना घटी तो हमारा नियंत्रण कक्ष उस फोन को रिसीव करके उस बंदे से पूरा उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका नंबर, ये सब लेता है, घटना की संक्षिप्त जानकारी लेता है, और उसके बाद वो बोलते हैं वागले स्टेट अग्निशमन केंद्र को या तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या तो हमारे पास वायरलेस मोड भी है कम्युनिकेशन का, जो हमारे इंटरनल स्टेशन से पूरा कनेक्ट रहता है, और उस पर उसको मैसेज दिया जाता है कि फला जगह पे ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स करिए। ये हुआ फर्स्ट वे। अब इसी दौरान, मतलब इस बात को ऐसे समझिएगा कि उसी नियंत्रण कक्ष को जानकारी देते हुए उस बंदे ने बताया कि मान लो वहाँ पे ऐसी ऐसी घटना भी हो गई है, लोग वहाँ पे आगे में फंस गए हैं, अब वहाँ पे हमको लैडर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो साइमल्टेनियसली वो नियंत्रण कक्ष का जो बैठा हुआ अधिकारी है या कर्मचारी है, वो इस निर्णय को लेने में सक्षम होता है कि वो इमीडिएट अपनी हायर अथॉरिटी या अपने अधिकारी को इस बात से जानकारी देता है कि सर वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों की मतलब अटक भी गए हुए हैं, तो उनके लिए हमको लेटर भी भेजनी होगी। तो हम लेटर को भी भेज देते हैं वहाँ पे। देन ही सेज कि भाई मान लो कोई ऐसी घटना घट गई कि कहीं तालाब में कोई डूब गया है, या किसी खाड़ी में भी आए दिन हमको ऐसे कॉल आते रहते हैं, किसी ने जंप कर लिया, उनको भी ढूंढना होता है। तो इस वक्त ठाणे महानगर पालिका अग्निशमन दल के साथ साथ एक TDRF फोर्स भी है, जिसको हम ठाणे डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के नाम से जानते हैं। उसमें भी कुछ 30 से 35 लोग कार्यरत हैं। उनकी सहायता हम लेते हैं एडिशनल मैन पावर के लिए, कि वहाँ पे उनको कुछ तैरने में एक्सपर्ट होते हैं, तो वहाँ पे हम उनको ढूंढने में उनकी मदद लेते हैं। तालाब में कोई गिर गया है तो उनकी मदद हम लेते हैं। और इसके व्यतिरिक्त जैसे आपने बोला कि और अदर एजेंसीज लाइक MGL गैस प्रोवाइडर है, मान लो किसी बिल्डिंग में गैस का तो हमको जो सेवा है उसको खंडित करना है टाइम भी, क्योंकि फायर को रिस्क को देखते हुए आग ना बढ़े, तो हम उनकी मदद लेते हैं। कहीं पावर सप्लाई खंडित करना है तो MSDCL से हम कांटेक्ट करते हैं। उनके अधिकारियों के, उनके कर्मचारियों के सारे के टेलीफोन नंबर्स हमें इस समय हमारे कंट्रोल रूम में होते हैं, हमारे स्टेशंस में होते हैं। इसके व्यतिरिक्त मैं आपको बता दूं, कुछ प्राणी मित्र है जो सांप पकड़ने में एक्सपर्ट हैं, जैसे कुछ पॉइजनस स्नेक आपको पता होगा कि कोबरा है या कुछ वाइपर है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनमें हम उनकी मदद लेते हैं। पक्षी पकड़ना है तो उनकी मदद लेते हैं। कुछ घायल प्राणी हैं, उनकी मदद। इस वक्त अगर आप देखते हैं कि हमारा ये क्षेत्र संजय गांधी नेशनल पार्क से भी लगा हुआ है, तो कई बार इस टाइप की भी वर्दी मिलती है हमें कि वही कहीं बिबटिया आ गया है, कुछ हो गया है या लेपर्ड आ गया है, तो उस वक्त हम फॉरेस्ट को बताते हैं। कुछ मंकीज के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो इन सब दौरान हम फॉरेस्ट की मदद लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एजेंसी यहाँ पे है, जो 2 एजेंसी आप समझ सकते हैं, एक पुलिस जिनके बिना हमारा ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है, और दूसरा मेडिकल इमरजेंसी, यहाँ पे हमको एम्बुलेंस या कुछ डॉक्टर के एक्सपर्टीज की हमको जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि रोड एक्सीडेंट में हमको ट्रैफिक बंद करना है या हमको पहुँचना है, तो इन सब घटनाओं के दौरान हम ट्रैफिक पुलिस की मदद लेते हैं। और कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं, बिल्डिंग में घुसने के बाद किसी ने आग जल गए हैं, कुछ बॉडीज उनको रिकवर करना है, तो उस वक्त हम पुलिस का बंदोबस्त भी वहाँ पे हम मंगवा लेते हैं। तो ऐसा
कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में हमेशा रहता है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी सारे और उनका स्टाफ भी, हम सब एक साथ होकर ही वहाँ पे हम काम करते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान हम हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल है या आपका सिविल हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके भी कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हमसे जुड़े हुए हैं और उनसे कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छे, संबंध अच्छे हैं। तो उस वजह से वहाँ पे भी उन सब चीज़ों में भी हमें बड़ी गति मिलती है। किसी पेशेंट को शिफ्ट करना है तो हम ये नहीं देखते कि उसको कहाँ शिफ्ट करना है, तुरंत हम उसको सिविल भेज दो या कड़वा भेज दो, तो वहाँ पे उनकी जो फर्दर उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो वहाँ के डॉक्टर्स और उनके जो स्टाफ है वो उसको कवर करते हैं। सो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। इसके व्यतिरिक्त भी कुछ और ज़रूरत पड़ जाए कभी कभी ऐसा, जैसे मुझे याद पड़ता है 2005 में या 2018 में अगर हम देख लें तो बहुत बड़ा फ्लड अपने यहाँ हमने देखा था 2005 का। अगर आपको पता हो तो पूरा ठाणा या कल्याण ये सारा जो, या मुंबई देख लें, क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ था तो वहाँ पे उस समय हमने कुछ एयरफोर्स की मदद ली हुई थी। तो एयरफोर्स ये सब सारी जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं या आर्मी की मदद हमने 2018 में यहाँ पे दीवा मुमरा में ली हुई थी। तो उस वक्त हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं हमारे हायर अथॉरिटीज़ को, जहाँ पे माननीय आयुक्त ऑनरेबल कमिश्नर सर हैं और सब हमारे जो पदाधिकारीज हैं, ऑनरेबल मेयर हैं, ऑनरेबल एमएलए हैं, सब हमें कम्युनिकेट होता है। लेकिन वो मेरे लेवल पे मैं अपना कम्युनिकेशन ऑनरेबल कमिश्नर सर, जो हमारे डीएमसी हैं, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर डिजास्टर मैनेजमेंट, उन सब सारे लोगों से ये कनेक्शन हो के बाद में मंत्रालय बोलिएगा इस लेवल पे जाके वो सारी चीज़ें वहाँ से कनेक्ट होकर हमें वो मदद भी मिल जाती है। तो इस तरीके का कोऑर्डिनेशन हमारी जो डिजास्टर की अलग अलग एजेंसीज हैं उनसे वो कनेक्ट हो गया, वो आपको जानकारी मिलती है और उस जानकारी के साथ वो हमें हेल्प भी करती है। गिरीश जी, अगर इसे देखा जाए करियर के तौर पे, इफ समबडी वांट्स टू एंटर इन दिस करियर, तो क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स रहेगी या क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि भाई इस फील्ड में अगर आपको आना है तो क्या करें। सो पहले तो मैं आपको इसको बड़े तौर पे बताता हूँ कि देखिए इस फील्ड में सब आ सकते हैं, मतलब वुमेन्स एंड मेन, वुमेन इज एट पार नाउ, कहीं भी हम वुमेन्स को कम समझने का कोई बात ही नहीं है। वो भी आज कंधे से कंधा लगाकर काम कर रही हैं। इस वक्त मुंबई अग्निशमन दल में महिलाएं अधिकारी के तौर पे कार्यरत है और कर्मचारी भी वहाँ पर हैं। तो ये पहली बात हुई। जो आपने फिजिकल रिक्वायरमेंट पूछी है वो इस तरह की है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मेल कैंडिडेट के लिए है वो 165 सेंटीमीटर उसकी मतलब जो हाइट होना चाहिए, और देन उसकी चेस्ट का जो एक्सपांशन है 81 to 86 5 सेंटीमीटर का जो एक्सपांशन है वो होना चाहिए। बस ये बहुत, और मेडिकली फिट होना चाहिए, मतलब कोई उसका एलिमेंट उसमें नहीं होनी चाहिए। ये तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए है। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर आप स्टेट की हम अगर बात करें जहाँ पे फायरमैन का कोर्स होता है और कुछ ऑफिसर्स का कोर्स होता है, तो अगर हम फायरमैन की बात करें तो उनको एक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। सबसे पहली बात है कि वो 10वीं पास होना चाहिए, मेरे ख्याल से 45% उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एंड शुड अपेयर इन द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो SFTC स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर सांता क्रूज में है इस वक्त, कलीना सांता क्रूज में। तो वो एग्जाम में उसको क्वालिफाई होना चाहिए। देन ही अंडरगॉन टू द 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स, जिसका एक मुझे बड़ा गर्व होता है कि उसका एक रीजनल ट्रेनिंग सेंटर हमारे ठाणा अग्निशमन दल में भी है, ठाणे फायर ब्रिगेड में भी उसका स्टेशन है, तो वहाँ भी वो बंदे आते हैं। ये हुआ फायरमैन का कोर्स। देन उसके बाद एक ऑफिसर्स कोर्स है जो मेरे ख्याल से 1 साल की कालावधि का है, एक 1 ईयर टाइम पीरियड का है। उसके लिए एनी डिग्री, अगेन ही हैज टू अपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम एंड ही शुड क्वालिफाई थ्रू दैट एंट्रेंस एग्जाम। ये स्टेट पे हो रहा है। इसके व्यतिरिक्त जो नेशनल लेवल पे जो हमारा नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है वहाँ पे बीटेक डिग्री मिलती है। बीटेक डिग्री आप JEE मेंस जो हम बोलते हैं, अपना जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जो नॉर्मली 12वीं के पास जो 12th साइंस के जो स्टूडेंट रहते हैं, उस जो विभिन्न इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें ये भी एक है जहाँ पे उनके मेरिट के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि JEE मेन में आपने कितने परसेंटाइल लाए, उसके हिसाब से वहाँ पे सिलेक्शन होता है। बट उसका भी फिजिकल स्टैंडर्ड रिमेन सेम, 165 सेंटीमीटर हाइट। फीमेल की हाइट मुझे इस वक्त पता नहीं है, बट आई थिंक सो इट्स 160 और समथिंग लाइक दैट।
मैं उस पर फिगर आउट नहीं करना चाहूँगा, बट ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है। सो बोथ कैन मेक देयर करियर इन दिस फायर सर्विस, और ये बहुत नोबेल कॉज है। इसके व्यतिरिक्त आपको कोई रिसर्च में जाना है, कुछ जाना है, उसके लिए भी ये फील्ड बहुत अच्छी तरह से ओपन है, जहाँ पे हम फायर को कैसे मिटिगेट कर पाएंगे, कम से कम उसमें क्या एडवांसमेंट ला पाएंगे, इन सारी चीज़ों पे IIT गांधीनगर एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे काम हो रहा है। इसके व्यतिरिक्त और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे इस पे काम हो रहा है। तो बच्चे आज इस पे भी अपना करियर कर सकते हैं, और नॉट ओनली इन द फायर सर्विस जो हम लोकल लेवल पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऑयल सेक्टर उनके लिए पूरा पड़ा हुआ है, और मतलब पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जितनी हैं उन सारी इंडस्ट्रीज में फायर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। फिर हाई राइज बिल्डिंग में फायर कंसल्टेंसी की जो कंसल्टेंट जो सिस्टम लगाते हैं, मॉल है, मल्टीप्लेक्स है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, स्पेशल बिल्डिंग्स में, वहाँ सारी जगह पे फायर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो वहाँ अपना वो करियर, ओवरसीज करियर अपना, मतलब बाहर जाके भी अपना करियर बना सकते हैं। तो करियर की कोई कमी नहीं है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी इस फील्ड में नहीं है। अगर कोई बंदा ये जज्बा रखता है तो डेफिनेटली वो इस फील्ड में अच्छी तरीके से काम कर सकता है। बहुत बड़ा फील्ड है। यस यस। इन दिस फील्ड क्या अवार्ड्स या रिकॉग्नाइजेशंस हैं जो कि या तो गवर्नमेंट के थ्रू? यस यस। जैसे हम जो एक हमारा सेल है जो इस वक्त दिल्ली में है, जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, ये एक यूनिट है जो दिल्ली में है, जिसको DG सर रिप्रेजेंट करते हैं। उनके अंडर से ये सारे अवार्ड्स डिक्लेयर होते हैं। अगर आपने आज कोई गैलेंट्री वाला काम किया हुआ है तो उसके लिए गैलेंट्री मेडल से, प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल है, देन प्रेसिडेंट मेरिटोरियस सर्विसेज आपने कर रखी है तो उसके लिए मेरिटोरियस सर्विस के लिए है। इस तरीके के मेडल्स वहाँ पे हैं। कुछ डिस्क अवार्ड्स हैं जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं या जो कुछ फायरमैन हैं वो अच्छा काम करते हैं तो उनको उनके काम को मतलब रिकग्निशन के लिए हम उनकी सिफारिश करते हैं और उसको उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड करते हैं। धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इस माध्यम से कि गुरु कृपा चैरिटेबल फाउंडेशन ने आज ये इनिशिएटिव लिया, और पर्टिकुलरली मैं नहीं सोचता कि ये सिर्फ ठाणे की जनता के लिए ही रह पाएगा, ये ठाणे की जनता के लिए तो है ही है, लेकिन जो भी इसको सुने और इस विषय को बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि आपकी जान, ये आपकी जान की सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। इसलिए अगर आप नॉर्मली यहाँ तो सब रहने वाले जितने भी हैं वो ऊंची इमारत में रहते हैं, तो वहाँ की अग्नि सुरक्षा को कार्यान्वित रखें